तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी इस वक्त पीछे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी इस वक्त आगे हैं। 554 वोट से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। काफ़ी देर से ममता बनर्जी आगे चल रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी जब बाहर निकली है उसके बाद ये नया आंकड़ा सामने आया है। टोटल 20 राउंड की गिनती होनी है भवानीपुर में और 16 राउंड की गिनती जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 4 राउंड अभी भी बचे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि ये 4 राउंड वो है जहां पर वो इलाके के हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूर है। तो क्या सर आप एक और बड़ा उलटफेर देख रहे हैं? बहुत बड़ा उलटफेर है और ममता बनर्जी शायद यही कारण है कि वो जब निकली हैं उनको पता होगा, वहाँ पे चीज़ें उनको सूचना मिली होंगी, तो उन्होंने जो आरोप लगाया कि उनकी पिटाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्रीय बल ने उनके साथ पिटाई की है, तो ये बहुत साफ है। ममता बनर्जी के पॉलिटिक्स को आप जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। यहाँ पे वो कोई होल्ड बार नहीं है उनका कि इस चीज़ को रोकना है या रुकना है। वो बिल्कुल सामने आके स्ट्रीट पे सामने से लड़ती हैं। तो वो ये लड़ाई उन्होंने यहाँ से शुरुआत हो गई है उनकी लड़ाई की, अगर देखें इसको। और ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसलिए कि यहाँ से अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं तो पश्चिम बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में वो काम नहीं कर पाएंगे, फिर उनको कोई नया चेहरा चाहिए। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर वो वहाँ पे रहती तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अभी भी कुछ मुझे लगता है 3-4 राउंड का अभी भी जो मतगणना जो है वो बाकी है। तो जितना मार्जिन है वो बहुत कम है और ये इस मार्जिन में 400 से 500 मार्जिन में अगर 3 राउंड भी है बचा हुआ तब भी उसमें उलटफेर की संभावना रहती है। तो आप अभी देखना पड़ेगा कि किस क्षेत्र वाले अब वहाँ पे जो है जो कुछ सामने आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब उन वोटों की गिनती शुरू हुई है जहाँ से बीजेपी जीत सकती है। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं। आइए सीधे सुनते हैं ममता बनर्जी ने इसे किस तरीके से लूट बताया। सुनिए ममता ने क्या कहा, उसके बाद सीधे चलेंगे भवानीपुर। I gave my complaint at 4 o'clock. The RO. I complained DO. I complained CO West Bengal. Even I sent all the SMS to Manoj Agarwal. But they are not doing anything. They are not allowing me also. Do you think it is winning? It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and prime minister and home minister, it is totally illegal and we will ask for counter mandate. It is totally loot, pura loot. We will bounce back. तो ममता बनर्जी ने अनाउंस कर दिया है सर, वी विल बाउंस बैक। ये ममता बनर्जी कह रही है हारने के तुरंत बाद। सीधे चलते हैं भवानीपुर जहां से मेरे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या टेम्परामेंट था ममता बनर्जी का? और भवानीपुर में अभी 4 राउंड की गिनती बाकी है। क्या ममता बनर्जी को हार का एहसास हो गया इसलिए वो निकल गई, या उनकी जीत की उम्मीद आपको अभी भी दिखाई देती है? जी देखिए, ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी को हार की उम्मीद लग रही थी कि अब उनकी हार होगी, क्योंकि 2, 2.5, 3 घंटे तक हम लोग वहां बैठे रहे। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी अंदर में रहे काउंटिंग सेंटर के, और उन्हें कुछ भी बाहर कोई सूचना आ नहीं रही थी। फिर अचानक काउंटिंग शुरू होती है 14 राउंड की और ममता बनर्जी बाहर निकलती है। जब हमने उनसे सवाल पूछा, वो कार चलती जा रही थी उनकी, और उस दौरान उन्होंने बस इतना कहा कि उन लोगों ने मुझे पीटा है, उन लोगों ने मुझे मारा है, बीजेपी के लोगों ने मारा है, फोर्स के लोगों ने मारा है और 100 सीटों की लूट हुई है। ये ममता बनर्जी ने हमारे आईडी पर कहा कि 100 सीटों की लूट हुई है। यानी ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं एहसास हो गया था, क्योंकि जो बात हमारी वहां पर हो रही थी उस कंस्टिट्यूंसी के लोगों से, जो वहां पर लीडर्स थे, वो ये कह रहे थे कि जो लास्ट के 2-3 राउंड हैं वो बीजेपी डोमिनेटेड एरियाज हैं, और वहां जब ईवीएम खुलेंगे तो हमारी लीड जो है वो 5,000, 6,000, 7,000 तक चली जाएगी। शायद इस बात का अंदेशा ममता बनर्जी को हो गया था। ममता बनर्जी को यह अंदेशा था कि पहले जो काउंटिंग हुई है उनमें उन्हें बहुत बड़ी लीड मिलेगी, 20,000 की लीड मिली भी थी, लेकिन वो धीरे धीरे घटते 3,000 तक आ पहुंची थी। और उसी समय ममता बनर्जी पहुंची थी काउंटिंग सेंटर पर, और उन्होंने फिर वहां पर काफी देर तक वक्त गुजारा। काउंटिंग रोकनी पड़ी थी, लेकिन जब ममता बनर्जी को ऐसा लगा होगा कि अब काउंटिंग नहीं रुक पाएगी, काउंटिंग होगी और बाद के जो राउंड हैं उनमें उनके नंबर कम हो जाएंगे, तो उन्होंने वहां से निकलना ही वाजिब समझा। जी
ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है भवानीपुर का चुनाव। ममता जीतती है या ममता हारती है, जो कुछ भी होता है पॉलिटिकल दृष्टि से बंगाल के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। मैं हमेशा ममता बनर्जी को कहा करता था, मैं उनको ये कहता था, सर आप तो घायल शेरनी की तरह बिहेव करती हैं। तो बड़ी वो खुश होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, वो रेल मंत्री थी, काफ़ी समय सरकार में रही, तो मेरे बड़े अच्छे संबंध ममता बनर्जी से हुआ करते थे। और ये लड़ाका शब्द जो है मैंने ऐसे ही उनको दिया था। और ममता बनर्जी जो है वो अपनी राजनीति की शैली के लिए जानी जाती हैं, एक स्ट्रीट फाइटर हैं। लेकिन अब ये जो परिणाम आया है, ममता बनर्जी ने कई सारी चीज़ों को देखकर आंख मूंद ली थी। जैसे करप्शन को देखकर उन्होंने आंख मूंद ली थी, कटमनी को देखकर उन्होंने आंख मूंद ली थी, जो लेफ्ट का काडर टीएमसी के अंदर शिफ्ट हो गया उसको देखकर उन्होंने आंख मूंद ली थी, महिलाओं की सुरक्षा पर उन्होंने आंख मूंद ली थी, और अपने यहाँ के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के बारे में वो ये कहती थी कि मैंने तो इसके बारे में सुना ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें ममता बनर्जी को जो है वो धीरे धीरे अलोकप्रिय बना रही थी। और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुत जबरदस्त काम किया पश्चिम बंगाल के अंदर। तो सीधे चलते हैं, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। प्रवक्ता बीजेपी के भूपेंद्र यादव हैं, रोमिला दत्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्येंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, और संजीव उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले रोमिता दत्ता जी के पास चलता हूं। रोमिता जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, भवानीपुर को लेकर आपके पास क्या खबर आ रही है? क्या वाकई में ये वो 4 राउंड बचे हुए हैं जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी का वोट बैंक कमजोर है? हाँ, लगता है तो ऐसा ही है, क्योंकि वो जब निकल गए हैं इसके तो एक ही बात सामने आता है, वो निश्चित हो गए, वो ये बाउंस बैक नहीं कर पाएगा भवानीपुर से। जो 2-3 राउंड है वो शायद वो बीजेपी का वहाँ उसका जोरदार उसका शुभेंदु का ही लगता है वो आगे है। इसीलिए वो तो एक बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, इसीलिए उसको समझ आ गया, उसका सिग्नल मिल गया, इसीलिए वो निकल पड़े। और जाने के टाइम में वो आरोप लगा गया, उसको पीटा गया है, बीजेपी एजेंट ने पीटा गया है, और एक आरोप लगा गया, ये सब हजारों 100 सीट में ये सब काउंटिंग का ये लूट हुआ है, ये सब बोल के वो निकल गए हैं। तो ये लगता है भवानीपुर का जो स्थिति है, अब जो स्थिति है, लगता है वो जीत नहीं पाएगा। शुभेंदु उसके आगे जाएगा और मार्जिन बहुत थिन मार्जिन होगा, पर लगता है ममता जी को ये पता लग गया, अब वो भवानीपुर हार चुके हैं। हमारे क्या हिंदी में क्या बोलते हैं सर, आभास हो गया, आभास हो गया। क्या ममता बनर्जी को ये आभास हो गया है? हाँ, संजीव उनियाल से संजीव उनियाल से जिसे भी समझेंगे, सत्येंद्र सिंह जी से भी समझेंगे, और भूपेंद्र यादव साहब झालमुड़ी खाई कि नहीं आज? जी, झालमुड़ी ही झालमुड़ी, पूरे देश में झालमुड़ी का स्कार्सिटी हो गया दीपक जी। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं दीपक जी कि हर व्यक्ति को, हर राजनीतिज्ञ जो मुखिया होता है, उनको ठंड और घमंड से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ठंड और घमंड जो है ना, दोनों परिस्थिति में अकरण पैदा करता है। तो देख लीजिए, ममता दीदी को कितना घमंड के प्रकाष्ठा कोई पार कर गई थी। अभी क्या हुआ, बंगाल से लेकर के असम तक, पांडिचेरी तक भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, और विपक्षी का अंत हो गया। वहां की सम्मानित जनता इनको जो है ना मटिया मेट कर दिया। रे भाई, ये जीवन भर 15 सालों तक जो कुंडी मारकर बैठी हुई थी, और वहां तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को अनदेखी करके डीप स्टेट बनाने के फिराक में थी ममता दीदी, उसी का परिणाम आज दिख रहा है मेरे भाई दीपक जी। जब से हमारे देश के, तो भूपेंद्र यादव जी, आपके लिए भी कुछ कहना चाहता हूं, ठंड और घमंड आप भी मत करना जी, कभी नहीं। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से इस देश पर शासन सत्ता में आए, कभी भी ठंड और घमंड की बात नहीं की। देश की सम्मानित जनता का उत्थान कैसे हो, हमारा देश कैसे जो है ना डीप स्टेट बनने से बचे, हमारा देश में कैसे राम राज है, हमारे देश के अंदर में हमारे बच्चे का मॉरल निर्माण से लेकर के हमारे बच्चे के स्वास्थ्य, शिक्षा,
और देश के उत्थान कैसे हो, इसकी चिंतन और मंथन हमारी भारतीय जनता पार्टी का मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नितिन नवीन जी ने की मेरे भाई। जिसका कारण है कि आज देख लीजिए पूरे देश के अंदर में देश दुगना चार चौगुना हम लोग बढ़ते चले गए। और विपक्षी के लोग अब देख लीजिए, ममता दीदी का मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जितने इंडी गठबंधन के लोग हैं, लोकतंत्र और संविधान की हत्यारी की गोद में बैठ करके ये लोग जितने इंडी गठबंधन के खलीफा थे दीपक जी, ये लोग जो है ना एकदम घमंड से चकनाचूर होकर के जोश जी से स्टेट के अंदर में इन लोगों ने बना, जैसे बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी, वेस्ट बंगाल की धरती पर आदरणीय ममता दीदी जी, आप चले जाइए उधर साउथ में स्टालिन, आज इनकी स्थिति क्या हुई। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को डीप स्टेट और स्टेट को डीप स्टेट बनाने के फिराक में थे। ठीक है, तो ये देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व को एकदम पहचान चुकी देश की जनता, जिसका कारण है कितना बड़ा जनमत मिला। और जिस बंगाल की धरती पर हमारे जो है ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ, वो बंगाल आज हमारा हुआ मेरे भाई। और उन्हीं का जो है ना अंतरात्मा की आवाज और दैविक शक्ति के कारण आज बंगाल की धरती 74 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आया। इसके लिए मैं जो है ना बंगाल की सम्मानित जनता को, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब मोदी जी भी बोल चुके हैं, भूपेंद्र जी आपने भी बोल दिया, अच्छी बात है। दिलीप सर, अब मैं यहाँ पर दो तीन छोटे छोटे पॉइंट आपसे समझना चाहता हूँ। क्या ये चुनाव आपको हिंदू कंसोलिडेशन के उदय के तौर पर दिखाई दिया, खासतौर से पश्चिम बंगाल के अंदर, असम के अंदर? क्योंकि बटोगे तो कटोगे, ये बात योगी आदित्यनाथ ने की थी और मेरे ख्याल से 90% का स्ट्राइक रेट उनका इन पूरे चुनाव के अंदर रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी को छोड़ दिया जाए तो उनके साथ आप अगर वोट फीसद देखेंगे तो ये बहुत साफ है कि एक तरह से जिसको कहते हैं पोलराइजेशन, वो मैं हिंदू कंसोलिडेशन तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो फिर एक बहुत बड़ा प्रचंड, इससे भी ज़्यादा उसमें फासला जो है वो ज़्यादा होता। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ पोलराइजेशन जो है वो हिंदू का हुआ है, खास करके दोनों कारणों से। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है और जो कुछ वहाँ पे बंगाल में हो रहा था। एक जो आपने कहा कि मेजॉरिटी जो है वह माइनॉरिटी का जो वोट, उनको मेजॉरिटी वोट चाहिए था माइनॉरिटी का, तो वो जो प्रो माइनॉरिटी एक जो इमेज बना था, और बीजेपी ने उस इमेज को बखूबी, इस बात को हर जगह उन्होंने कहा कि ये जो है तुष्टीकरण करते हैं, और उस तुष्टीकरण के खिलाफ में बहुत कम वहाँ पे हिंदू, मुझे लगता है कि पोलराइज हुआ। लेकिन जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था उसका भी असर था, और योगी आदित्यनाथ ने तो बहुत साफ साफ जाके एक तरह से, और योगी आदित्यनाथ के जो रैली में जो चीज़ें थी, रैली तो और भी बहुत सारी थी, प्रधानमंत्री की रैली, लेकिन जो रैली योगी आदित्यनाथ जहां जाते थे वहां जो रिस्पॉन्सिव जो था, वो जो एक बुलडोजर के पिक्चर लेके लोग आते थे, बुलडोजर के साथ साथ जो लोगों का एक रिस्पॉन्स होता था, उसमें एक एंगेजमेंट था। तो वो जो चीज़ है, कहीं ना कहीं जो बात आप कह रहे हैं, मैं कंसोलिडेशन नहीं कहूँगा उसको, लेकिन हाँ उस तरफ जाते हुए ज़रूर है। और ये जो 6%, जो 10% का फासला था, वो 3% के फासले के साथ बीजेपी ने जो गेन किया 6%, उसका साफ साफ आपको आज 45% है, 6-7% वोट गेन किया। बिल्कुल, बड़ा वोट। वो 7% वोट का मतलब इतना ही है कि वो पोलराइजेशन बीजेपी के पक्ष में वहाँ के बंगाल में हिंदुओं का हुआ है। इसके अलावा बाकी चीज़ें कुछ नहीं बदली है। अगर आप देखें 21 में और 26 में, तो तमाम चीज़ें वही हैं, उसमें कोई चेहरा नहीं बदला गया, किसी तरह की कोई बदलाव नहीं हुआ। तो एक चीज़ ज़रूर हुआ कि बीजेपी ने लगातार उस लड़ाई को ज़मीन पे लड़ाई की, और साथ में जो पोलराइजेशन जिसको आप कहते हैं, कंसोलिडेशन आप उसको कह लें, तो ये तो वहाँ पे आप इस आंकड़ों से देख सकते हैं कि ये वहाँ पे हुआ है। अब दूसरा सबसे बड़ा टेक अवे इस चुनाव का, और इसके लिए मैं संजीव उनियाल जी के पास चलता हूं। संजीव जी, बाद में आपके वर्कर्स को झालमुड़ी मिला कि नहीं? आपने कहा था बंद हो गए ठेले वालों के, पूरा सामान खत्म हो गया, कुछ खिलवा पाए? नहीं तो रसगुल्ला ही तो नहीं खिलवा दिया आपने दुकान अपनी ऑफिस में? दीपक चौरसिया, मुझे मैसेज मिला कि हमें मिल गया है 2 लड्डू और दाल मुड़ी, वो जो टिकोने वाले ट्रायंगुलर, उसमें मिला उनको। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने दाल मुड़ी को तो एक ग्लोबल, मेरे बेटे का टोरंटो से फोन आया कि ये पापा दाल मुड़ी वही है, मैंने कहा हाँ बेटे वही है। तो मतलब मुझे लगता है कि जब कोई छोटी सी चीज को एक बड़ा स्वरूप देने वाला व्यक्ति है, उसको आइकॉन कहते हैं। ये उथल पुथल, उत्ताल लहर
पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। लहरों की गिनती क्या करना, करते हैं कायर करने दे, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि यह ध्येय वाक्य है जो निरंतर विश्वास नहीं करता कि इस बार जीते हैं या नहीं जीते हैं, पर लंबी दौड़ के रेस में जीतने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको आप आज भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी थी और जो उसके कार्यालय में हुआ, उससे भी परिलक्षित होता है। जब मोदी जी ने इतनी प्रचंड जीत के बाद कम्युनिस्ट को गढ़ को बिल्कुल खात्मा कर दिया और उसके बाद टीएमसी जैसी पार्टी जो लगातार विश्वास से दूर लोगों को डरा कर, महिलाओं को डराने के बाद और किसी भी तरह वोटर को बूथ पर ना जाने के बावजूद जो है वो इस तरह के कार्य में संलिग्न थी, उसके बावजूद नितिन नवीन को अपने जीत का हार पहना देना, उस प्राइम मिनिस्टर का जो कि वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लीडर है, ट्विटर पे जिससे सबसे ज्यादा फॉलोअर है, फेसबुक और वो जो कह देता है वो चीज पॉपुलर हो जाती है, उसने उस छोटे से नितिन नवीन को जो कि फर्स्ट नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नीचे वाली कैटेगरी से उठा हुआ एक कार्यकर्ता, किसी भी बड़े परिवार का, किसी बड़े बाप का बेटा नहीं, किसी का भतीजा नहीं, किसी का बुआ नहीं, किसी का भांजा नहीं, उसको जब वो हार पहनाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मैसेज जाता है काडर के लिए, ठीक है। उस भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता के लिए मैसेज जाता है कि आप काम करिए, आप इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़िए, इस भारतवर्ष को दोबारा से परम वैभव पर ले जाने के स्वप्न को देखिए। हम आपको उस पार्टी के ताज बनाकर आपको अपनी जीते हुए हार से प्राइम मिनिस्टर आपको हार पहना देगा। तो मुझे लगता है परिवारवाद की वो पार्टियां जो कभी संगठन पे विश्वास नहीं करती थी, जो कभी सोचा करती थी कि हम ही जिंदगी भर चलते रहेंगे, वो 5 साल 10 साल 15 साल चल पाएंगे, मैं लगातार कहता हूं। और महिलाओं को आपने जो किया अभी जुम्मा 10 दिन 15 दिन पहले, उसका तांडव जो महिलाओं ने देखा, वो आपसे मारेंगे नहीं, आपको काटेंगे नहीं, आपके साथ कुछ नहीं करेंगी, परंतु जब मौका आएगा तो वोट देने की राजनीति दिखाकर आपको दरकिनारे कर देंगी। आज ममता की स्थिति जो आप अभी दिखा रहे थे दीपक चौरसिया 2 मिनट पहले, लगता था ये वही ममता है जो दहाड़ती है, मैं सुप्रीम कोर्ट चली जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने दहाड़ती है, मैं एडवोकेट हूं। मैं उस दिन देख रहा था कि आपको लॉ पॉइंट नहीं पता, आपको बार बार इशारा किया जा रहा है बैठने का, पर आप जो है अभिषेक मनी सिंघवी को, जिसको आपने हायर किया, उनको नहीं बोलने दे रही, कपिल सिब्बल को नहीं बोलने दे रही, और उसमें इतना बड़ा हाशिया, पॉलिटिकल लीडर है, आपको अपनी स्थिति वहां मजबूत करनी चाहिए, परंतु नहीं, आप दिखावे की राजनीति करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखा दिया कि स्टालिन, अगर आप सनातन को गाली देंगे, अगर धर्म की किसी राजनीति को लेकर आप किसी एक खास धर्म को, जो कि कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को अपना भारतवर्ष को कुटुंब मानने वाला धर्म सनातन को गाली देते, तब उनका हास्य यही होता है। गौरव गोगोई, उनकी क्या स्थिति हुई आपने देखा, ये बुरी स्थिति हुई, मार्जिनलाइज हुई, और ममता की और अभिषेक की जो स्थिति हुई वो देखने लायक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को भी आईना दिखा दिया साथ में। ठीक है संजीव जी। और सर, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये कि क्या लेफ्ट की राजनीति का अब देश से खात्मा हो चुका है? सरकार तो कहीं नहीं बची। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरला, जो आखिरी किला, वो आज ध्वस्त हो गया, बिल्कुल ध्वस्त। और ध्वस्त करने वाले जो यूडीएफ के लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री ने बधाई भी दी है। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें हैं जो आपने कहा, एक तो वामपंथ जो है कम से कम सरकार में कहीं देश में नहीं है, और आने की संभावना भी अब नहीं। अगर आपको लग रहा हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा इस वक्त कि कोई संभावना है। उसका 2 कारण है। केरल में अगर आप देखें तो केरल में 12% के आसपास बीजेपी को वोट मिला है, तो बीजेपी वहां सर्ज करते हुए आगे बढ़ेगी और यूडीएफ के साथ लड़ेगी, जैसे लेफ्ट के साथ वो लड़ रहे थे। इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी है, वहाँ पे लेफ्ट नहीं है, कांग्रेस नहीं है। इसके अलावा अगर देखेंगे तमिलनाडु में, तो एक नई क्षेत्रीय दल का उदय होता है। 2 साल में वो पार्टी, मुझे लगता है कि केजरीवाल से भी ज़्यादा फास्ट
इनका काम हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल। और इन्होंने जिस तरह से और बड़े राज्य को जीता, बड़े राज्य को केजरीवाल तो बहुत जीता, छोटे राज्य और को जीता था। वहां पे 39 लोकसभा की सीटें जो सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 42, वहां पे 39 सीटें हैं, 39 सीटें हैं। तो ये जो चीज है कि एक क्षेत्रीय दल का उदय होना, वामपंथी सरकार का अंत होना, इसके अलावा अगर आप देखें जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो आसाम में अपने बदौलत पहले एजीपी के साथ फिर बोडोज के साथ उसको छोड़ भी दे, तब भी बीजेपी के पास अपना बहुमत है। वहाँ पे 81 सीटें वहाँ पे बीजेपी के पक्ष में है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। साथ ही साथ जो इससे भी महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस को वहाँ पे एक लीज ऑफ लाइफ मिलते हुए केरला में दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से जो प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गिरोह है, अर्बन नक्सल का गिरोह है। मुझे लगता है यहाँ से जो आक्रामकता है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कांग्रेस, वो भी यहाँ से और तेज होने वाले हैं। यहाँ से शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री जिस खुले तौर पे जिस तरह से उन्होंने उसको गिरोह का नाम दिया है कांग्रेस पार्टी को, तो ये एक ऐसी बात नहीं है जिसको कि लोग ऐसे ही, या राजनीति का विश्लेषक जितने भी हैं इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बहस होगी, इस पर जोरदार बहस होने की संभावना है। और एक बात जो महत्वपूर्ण है कि आप एंटी मेजोरिटी बड़ी बात है, एंटी नहीं कर सकते, आप इस देश में नहीं कर पाएंगे। अब क्या ये एक नए परिवर्तन की शुरुआत है? आप एंटी मेजॉरिटी राजनीति नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर यहाँ एक बहुत बड़ी बात कि जैसे लेफ्ट पार्टी के बारे में, कांग्रेस के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अर्बन नक्सल्स का एक समूह बन गई है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि राहुल गांधी, उनके जितने कम दोस्ती कांग्रेस के नेताओं से केरल की होगी, उससे ज्यादा दोस्ती उनकी जो है लेफ्ट के नेताओं से है। यही सिचुएशन सीपीएम में थी। सीताराम येचुरी उनके सबसे बड़े सलाहकार थे। अनफॉर्चुनेटली जी सीताराम येचुरी जी अब नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो ये जो लेफ्ट का थॉट राहुल गांधी में जाने की बात है, उनके तमाम सलाहकारों पर यह आरोप लगता है कि वो लेफ्ट ओरिएंटेड राजनीति करते हैं। लेकिन अब आप क्या देखते हैं? मैं सत्येंद्र से समझता हूं। सत्येंद्र, राहुल गांधी, उनकी राजनीति, इंडिया गठबंधन को कहां देखते हैं अब? तो सर, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। इसकी शुरुआत हुई थी जो लेफ्ट ओरिएंटेड आप कह रहे हैं, बिल्कुल आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, अर्बन नक्सलियों का एक बहुत अच्छा खासा गिरोह रहा, चाहे प्रियंका गांधी के पीएस रहे हो या इस तरह से इन्होंने घेर रखा। अब आप देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें राहुल गांधी कहीं भी किसी भी क्षेत्रीय संस्कृति या क्षेत्रीय प्रतीक को उस पूरी यात्रा में नहीं उभार के ले पाए। जबकि प्रधानमंत्री देखिए जहां जहां जाते हैं, अब एक बंगाल में एक इतनी एज का पर्सन फुटबॉल खेल रहा है बच्चों के साथ, बच्चे झालमुड़ी खा रहा है, उसको पता है कि देश की जो है आत्मा क्या है, डाइवर्सिटी है देश में। अब राहुल गांधी इन्हीं चीजों का होकर के वो एक स्टीरियोटाइप इमेज लेके चलते हैं जो लेफ्ट उनको गढ़ के दे देता है। कहीं वो जाति की बात करते हुए आएंगे, कहीं ऐसे जो है धर्म या सांप्रदायिकता के ऐसी चीजों की बात करेंगे जो कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। और अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं ये ताजुब हूं कि प्रधानमंत्री इतनी बारीक नजर रख रहे हैं, क्योंकि अब नक्सली जंगल में नहीं है, अब वो दिल्ली के लुटियंस जोन के आसपास जो खान मार्केट गैंग है वहां वो शेल्टर ले रहे हैं, अभी भी कांग्रेस के आश्रय में। अब यहाँ बंगाल में आप देखिए, कांग्रेस कहीं भी नहीं लड़ाई में थी, या केरल में जो जीती है वो एक गैप है, वो लेफ्ट के खिलाफ था, और अभी भाजपा का संगठन वहां इतना मजबूत नहीं इसलिए आए। वरना आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो कहीं लड़ने का उस तरह से जो है कोई किसी मुद्दे पे लड़ती ही नहीं है, जैसे मुद्दे पे भाजपा लेके चलती है। आप देखिए, चाहे कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हो, चाहे जो है महिलाओं के साथ अत्याचार हो, हर एक मुद्दों को प्रधानमंत्री ने आज अपने स्पीच में रखा। ठीक है सत्येंद्र, यहीं पर रुकेंगे, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। चलते चलते सर, राहुल गांधी चुनाव परिणाम आए, राहुल गांधी विदेश गए, फिर से सुनाए मस्कट में है वो जी, उन्होंने कहा निजी यात्रा पे वो गए हैं, जो खबर अभी आ रही है। और ये पैटर्न है राहुल गांधी का। ये सबसे बड़ा एडवांटेज बीजेपी भी है। देखिए, अपने से बीजेपी में जितनी ताकत है, जितनी समझ है, जितनी रणनीति है, जो नीति है, जो संसाधन है, उसका इस्तेमाल तो बीजेपी करती है, लेकिन जो विपक्ष के खेमे में जो कमजोरी है उसका भी बखूबी इस्तेमाल बीजेपी करना जानती है। और राहुल गांधी की इन तमाम खामियां भी एक बड़ी वजह है कि बीजेपी जो है वो जीत लगातार एक कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करते रहते हैं।